बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से हम काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है, इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे। कुछ मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो चेंज करके हमें देता रहता है, उनको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं वो बेसिकली है चेंज इन इन्वेंट्री का। चेंज इन इन्वेंट्री बात होता है कि न्यूमेरिकल में वो आपको इन्वेंट्रीज नहीं बताता है। आपको इन्वेंट्रीज पता नहीं होती, ना ओपनिंग इन्वेंट्री का पता होता है, ना क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो है वो पता होता है। उसके लिए वो तीन तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करता है। पहली स्टेटमेंट होती है कि बोथ आर सेम, यानी कि जितनी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है उतनी ही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। दूसरी सिचुएशन जो है वो यूज करता है इंक्रीज्ड बाय की, और यहाँ पे कोई अमाउंट जो है वो आपको गिवन होती है। तो इंक्रीज्ड बाय से मुराद ये है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कम थी और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा होगी। मसलन लिखा हुआ है इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। इसका मतलब है कि जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी उससे 10,000 रुपये मालियत की ज्यादा जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और तीसरी स्टेटमेंट आपको दी हुई होती है डिक्रीज्ड बाय। सेम सिचुएशन होती है, इसमें भी यहाँ पर आपको अमाउंट जो है वो दे देता है। तो डिक्रीज्ड बाय से मुराद ये है कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की निस्बत कम हो गई है और जितनी भी अमाउंट है उतनी वैल्यू उसकी जो है वो कम हुई है। अब अगर आप गौर करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्रीज हैं, मटेरियल की, वर्किंग प्रोसेस की और फिनिश्ड गुड्स की। अब इन तीनों इन्वेंट्री पर आप अगर मजीद गौर करते हैं तो ये देखते हैं कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर रहे होते हैं और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी उसे हम लेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ मैं एक दरमियान वाला स्टेप लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ फिनिश्ड गुड्स के हवाले से बात करता हूँ। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है और इसमें हमने ऐड करनी होती है जो हमारी फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग है। हम फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग को इसमें ऐड करते हैं और लेस करते हैं हम बाद में फिनिश्ड गुड्स जो है वो जो एंडिंग या क्लोजिंग होती है हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके जरा चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम फिनिश्ड गुड्स की सिर्फ इफेक्ट को समझ लेते हैं, बाकी जो वर्किंग प्रोसेस है और जो मटेरियल उसका इफेक्ट हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ फर्स्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो है जी 5,40,000। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया मेरे पास। बिगिनिंग इन्वेंट्री में सब में एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी 20,000 है। तो ये हमारी 5,60,000 जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। अब यहाँ हमने क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करना होता है। पहली सिचुएशन है बोथ आर सेम, जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री है उतनी ही क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अब मैं यहाँ फर्ज कर रहा हूँ ये 20,000 है, तो जरा सेम है तो 20,000 ही क्लोजिंग होगी। तो 5,40,000 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ इंक्रीज्ड बाय यानी कि मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई, तो 20,000 ओपनिंग थी, 10,000 इसमें इजाफा हो गया,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 30,000 होगी, तो मेरा आंसर जो है वो 5,30,000 का। यहाँ सिचुएशन ये है कि आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो डिक्रीज कर रही है, कम हुई है। पहले 20,000 थी, 20,000 में 10,000 रुपए की कमी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 10,000 आ गई। तो 5,50,000 जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कैलकुलेट। ये आपने एज्यूम की है वैल्यूज, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होंगी, लेकिन हमने क्योंकि इफेक्ट समझना था इसलिए मैंने ये आपके सामने स्टेटमेंट जो है वो तैयार किया। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों इन्वेंटरीज सेम हों तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर है वो एज इट इज जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। जो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो वर्क इन प्रोसेस ऐड और लेस करने के बाद हमारी वही जो है वैल्यू आ जाएगी एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ जब हम गौर करते हैं तो 10,000 का इजाफा होने की वजह से यहाँ पर 10,000 की कमी आ गई, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि ये डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको इंक्रीज्ड बाय की सिचुएशन दी जाएगी तो उसमें जो वैल्यू दी गई है वो आप लेस कर देंगे। आप देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दूंगा 5,40,000 और उसमें से 10,000 लेस कर दूंगा तो ये 5,30,000 आ जाएगा। तो क्योंकि हमें ये पता नहीं लिहाजा हमने ये दो लाइन से नहीं लिखी। यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो जब इंक्रीज बाय हो तो हमारा आंसर पहले की निस्बत बढ़ गया है, तो इसमें इजाफा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जब डिक्रीज बाय की सिचुएशन होगी तो उसको हमने ऐड करना है, तो उस सूरत में हमारा आंसर आ जाएगा। ये 5,40,000 है, ये 10,000 की कमी हुई, अब ये 10,000 जो है वो इसमें जमा करेंगे तो ये 5,50,000। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड हो रही है, अगर वो ज्यादा होगी तो फिर हमारा अगला आंसर जो है वो ज्यादा आएगा, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो जो है लेस हो रही होती है। अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है वो कम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये अगला आंसर जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस में, क्योंकि 20,000 जमा की रकम छोटी है और 30,000 जो मुनाफे की रकम है वो बड़ी है। यहाँ सूरत हाल इसकी मुख्तलिफ है, 20,000 बड़ी है तो यहाँ इजाफा हो रहा है क्योंकि जमा वाली रकम जो है वो बड़ी है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ज़हन में रखना है कि जब वो आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू नहीं देता बल्कि जस्ट चेंज बता देता है कि कितनी तब्दीली आई है, तो उसे आपने डायरेक्ट वो इफेक्ट दे देना है। बोथ है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही आंसर आपका नेक्स्ट आंसर कंसिडर हो जाएगा। अगर इंक्रीज बाय है तो उसको आपने लेस करना है, और अगर डिक्रीज बाय है तो उसे आपने ऐड करना है और आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। अब हम सेकंड टिप पे बात करते हैं। सेकंड टिप के हवाले से ये ध्यान में रखिए कि बात क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जो वर्किंग प्रोसेस है वो 3 अकाउंट्स दे देता है, और प्रैक्टिकली भी ये होता है कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्किंग प्रोसेस के 3 डिफरेंट अकाउंट्स को मेंटेन कर रही होती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, सिंपली जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें वर्किंग प्रोसेस की हेडिंग दें, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, जो भी है हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं बिगनिंग है, और नीचे वो आपको बाजू का लिखता है वर्किंग प्रोसेस और आगे दे देता है जी ये मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस जो है ये लेबर का है, और वर्किंग प्रोसेस जो है ये FOH है। तो आप इन अमाउंट्स को जो भी है, मसलन ये 5,000 है, ये 3,500 है और ये 2,500 है, तो इनको आपने सम अप करके नेक्स्ट कॉलम में लिख लेना और अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करना है। तो 3 वर्किंग प्रोसेस अगर वो दे देता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनके लिए बात वो इस तरह भी शो कर देता है, वो लिखता है मटेरियल इन प्रोसेस
लेबर इन प्रोसेस, तो इससे मुराद वही है जो हम ऊपर देख चुके हैं कि ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने सिंपली इनको सम अप करके जो है वो शो कर दिया है। तो ये हमारी सेकेंड टिप थी। अब हम आपकी थर्ड टिप के हवाले से बात करते हैं। इसमें बात ये होता है कि आपके पास मटेरियल जो है वो मोर देन वन हो जाते हैं। मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आमतौर पर जब हम प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक मटेरियल से प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि मोर देन वन मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आप हर मटेरियल को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप मटेरियल ए यूज्ड कैलकुलेट करें, उसका प्रोसेस वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मटेरियल ए यूज्ड आ जाएगा। फिर मटेरियल बी अगर इसी तरह तो उसको सॉल्व कर लें, मटेरियल बी यूज्ड आ जाएगा। फिर मटेरियल सी अगर है तो जितने मटेरियल हैं उनको अलग अलग सॉल्व कर लें और एट द एंड जो है वो सम अप कर लें। मसलन यहाँ हमारा मटेरियल ए यूज्ड हमने जब सॉल्व किया तो वो आ गया 1 लाख, मटेरियल बी जो है वो यूज्ड आ गया हमारे पास 25,000, तो टोटल मटेरियल यूज जो है वो 1,25,000 जो है वो हो जाएगा। तो ये अगर हमें न्यूमेरिकल में मोर देन वन जो है वो मटेरियल दे देता है तो उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो लेबर के हवाले से है। अब बात ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसे हमने आगे मज़ीद डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने ये सीखा भी था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो लेबर में हमें बता देता है कि जी हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। मसलन वो कहते हैं कि हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट है, हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स ले रहा, असेंबली डिपार्टमेंट है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। असेंबली डिपार्टमेंट में वो कहता है कि 30,000 लेबर आवर्स, यानी कि 30,000 जो घंटे हैं मजदूरों ने काम किया है, और इसमें जो रेट है वो हमारा जो है वो 2.5 है। तो आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है, तो ये 75,000 आ जाएगा। इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, इसमें फॉर एग्जांपल 12,000 लेबर आवर्स काम हुआ है और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो हमारी 5 रुपीज़ है, तो ये 60,000 यहाँ पे आ गया। तो इनको आपने सम अप करके 1,35,000 यूनिट्स में हो गए। तो डायरेक्ट लेबर में अगर मोर देन वन डिपार्टमेंट दिए हुए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करें और लेबर की कैलकुलेशन जो है वो कर लें और इस अमाउंट को आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में शो करेंगे। अब जब लेबर में डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी तो डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर भी सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि अप्लाई रेट हमने अप्लाई करना होता है। तो हो सकता है कि असेंबली डिपार्टमेंट में रेट डिफरेंट हो, तो इसी तरह आपने फैक्ट्री ओवरहेड में भी काम कर लेना है। असेंबली डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन आप अलग से परफॉर्म कर लेंगे और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन है वो आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मसलन इसमें 30,000 घंटे हैं और यहाँ रेट हमारा 4 रुपीज़ है, तो ये 1,20,000 हो गया। और यहाँ 12,000 लेबर आवर्स हैं और यहाँ हमारा रेट जो है वो 2 रुपीज़ है, तो ये 24,000 जो है वो आ गया। तो ये 1,44,000 हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट होगी। तो यकीनन जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट लेबर में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दिए होंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी हमें उसी तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये कुछ टिप्स थी जो मुख्तलिफ क्वेश्चन में वो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे देता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो तलबा परेशान हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।